हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय पंडित सर, गुडा एजुकेशन ऑफ गुडा गोरजी झुंझुनू एक बार ऑनलाइन क्लासेज में पुनः आपका स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने बात कर ली थी फर्टिलाइजेशन के इंट्रोडक्शन की एंड टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। यानी फर्टिलाइजेशन के प्रकार के बारे में हम बात कर चुके थे कि हम फर्टिलाइजेशन को कितने भागों में बांट देते हैं। दो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जब निषेचन की क्रिया मादा शरीर के बाहर संपन्न होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया मादा शरीर के अंदर संपन्न होती है, ठीक है ना। चलो, इसके बाद हम बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में भी बता दिया था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन नॉर्मल हम जब डेफिनेशन देते हैं तो हमने क्या नाम दिया था कि अगुणित नर युग्मक का अगुणित मादा युग्मक के साथ मिलकर और द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करना क्या कहला रहा था, निषेचन। डेफिनेशन को देखकर हमें लगता है एक नॉर्मल सा, लेकिन हम बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन इतनी नॉर्मल या साधारण प्रक्रिया नहीं होती। यह एक कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया होती है और ये कई स्टेप में जाकर क्या होती है, संपन्न होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निषेचन यानी मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे या निषेचन की प्रोसेस की बात करेंगे, ठीक है। और इसको हम 5 स्टेप में डिवाइड करते हैं, ठीक। अब देखो 5 स्टेप में हमने डिवाइड किया, जिनमें सबसे पहला है अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, उसके बाद इसको प्रत्येक स्टेप को हम विस्तार से पढ़ेंगे बाद में। अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स का मतलब होता है क्या कि ये हमारे पास अंडाणु है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रखा हुआ है, फैलोपियन ट्यूब में रखा हुआ है, ठीक है ना। और ये हमारे क्या है, स्पर्म है जो कि किसके अंदर हैं, मेल के पास हैं। अब जब तक ये इसके पास नहीं जाएगा, क्या तब तक इनमें निषेचन की क्रिया हो सकती है? नहीं हो सकती। यानी ऐसा तो है नहीं इसने इसको देखा, इसने इसको देखा और हो गया, नहीं, इसको इसके पास आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फीमेल गेमेट्स होता है, ये कैसा होता है साहब, नॉन मोटाइल होता है, ये गति नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब नॉर्मल सी बात है, गति नहीं कर सकता, ज़रूरत इसको होती है, ये बेचारा इसके पास जाता है और इससे क्रिया करता है। इसका मतलब कि नर व मादा युग्मक, या हम कह सकते हैं कि मादा युग्मक के पास नर युग्मक का पहुंचना ही क्या कहलाता है, अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स या युग्मकों का समागम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। देखो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं साहब। क्या होता है कि हमने बात की कि ये क्या है, स्पर्म है, ये क्या है, स्पर्म है। और स्पर्म होते हैं, याद रखना कि इनके पास विशेष, या हम कहें कि इनका ये जो पार्ट होता है इस पर विशेष क्षेत्र होता है, एरिया होता है, और जिसके आधार पर ये किससे चिपकेगा, इससे चिपकेगा, ठीक है। इसका मतलब इसका एक एक्टिव साइट होती है, सक्रिय स्थल होता है, जो क्या होता है सब इसके शीर्ष भाग पर या विशेष प्रकार का एंटी फर्टिलाइजन होता है। लेकिन इसको क्या किया, एक विशेष आवरण क्या करके रखता है, कवर करके रखता है इस तरह से, ठीक है। अब देखो याद रखना कि मेनली हम पढ़ चुके थे कि जो स्पर्म बनते हैं ना, इन स्पर्म का क्या मैच्योरेशन कहाँ हो गया था बेटा, याद हो तो मैंने बताया था एपिडिडाइमस में होता है। यानी अधिवृषण के अंदर इसका क्या होता है, फंक्शनल मैच्योरेशन हो गया था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट कैसे, कि इसका फंक्शनल मैच्योरेशन तो हो गया, लेकिन इसके अंदर अभी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी नहीं आई, ठीक है ना। यानी निषेचन क्षमता नहीं आई। क्यों? क्योंकि इसका मैच्योरेशन हुआ, बट इसका जो अंडाणु से चिपकने वाले स्थल होते हैं, विशेष क्षेत्र होते हैं, वो अब भी किससे कवर्ड हैं, विशेष पदार्थों से कवर्ड होते हैं, या विशेष लेयर होती है एक, इस लेयर से ढके हुए। अब जब तक ये एरिया फ्री नहीं होंगे, स्वतंत्र नहीं होंगे, तब शुक्राणु अंडाणु से चिपक नहीं सकता, ठीक है ना।
इसका मतलब क्या हुआ, इसमें निषेचन क्षमता का तब तक क्या होता है, अभाव रहता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ही ये स्पर्म कहां पहुंचता है, फैलोपियन ट्यूब में, इस फैलोपियन ट्यूब के माध्यम में, या हम कह सकते हैं साहब इसका विशेष मीडियम होता है टाइप का, और इसमें विशेष कुछ क्या होते हैं, केमिकल होते हैं, और इनके टच में आते ही धीरे धीरे यानी इसके ऊपर पाया जाने वाला ये आवरण क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। इसका मतलब अब इसमें क्या पैदा हो गई, देखो आफ्टर यानी इस क्रिया के बाद इसमें क्या पैदा हो गई, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी पैदा हो गई। ठीक है, और ये फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी इसमें किसमें, फैलोपियन ट्यूब में जाकर वहाँ के विशेष माध्यम में पहुंचकर विशेष रसायनों के थ्रू इसके इस सक्रिय क्षेत्र पर उपस्थित आवरण को क्या कर दिया जाता है, गोल दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अब ये शुक्राणु आसानी से अंडाणु से क्या कर सकता है, चिपक सकता है या उसको फर्टिलाइज कर सकता है। और शुक्राणु द्वारा मादा जननांगों में फर्टिलाइजेशन क्षमता या निषेचन क्षमता प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, कैपेसिटेशन कहलाता है। एक चीज़ और याद रखना कि कैपेसिटेशन के लिए क्या कैल्शियम आयन भी मेन भूमिका निभाते हैं या मुख्य रोल प्ले करते हैं। भाई ये चीज़ क्या है, ध्यान रखोगे। ठीक, अब देखो नेक्स्ट सेकंड क्रिया हो गई एक्रोसोमल रिएक्शन। देखो एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होगा, हमने बात की ये ओव्यूम है, इस ओव्यूम के ऊपर क्या होता साहब, विशेष लेयर होती है, ये विशेष लेयर है, ठीक है ना, जिसमें ये कोरोना रेडिएटा हो गई, जोना पेल्यूसिडा हो गई, ठीक है ना, और ये प्री वाइटिलाइन मेम्ब्रेन हो गई। अब क्या हुआ, इसके पास कौन आएगा, इसके पास स्पर्म आएगा, क्योंकि उसने कैपेसिटेशन तो प्राप्त कर ही लिया। अब कैपेसिटेशन प्राप्त कर लिया तो वो यहां आएगा, ठीक है ना। और याद रखना इस एक्रोसोम के द्वारा इसके ऊपर पाए जाने वाले अंडावरणों को गला दिया जाता है, ठीक है। अब वो किस तरह से गलाया जाता है, कौन कौन से कौन कौन से एंजाइम आदि इसके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, विशेष टाइप के लाइसोजाइम, उस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन कहते हैं। ओके नेक्स्ट एक्टिवेशन ऑफ ओव्यूम, यानी जब ये स्पर्म इस ओव्यूम के अंदर प्रवेश करता है तो उस टाइम पर इस ओव्यूम में अनेक प्रकार के परिवर्तन चेंजेज होते हैं, और उस परिवर्तन और चेंजेस की जो भी घटनाएं होती हैं उनको हम क्या कह देते हैं सब, अंडाणु सक्रियण के अंदर पढ़ते हैं, या इसको हम एक्टिवेशन ऑफ ओव्यूम कह देते हैं, ठीक है ना। और लास्ट, ठीक है, अब देखो लास्ट में क्या होता है कि ये जो शुक्राणु है, इस शुक्राणु का न्यूक्लियस या प्रो न्यूक्लियाई, याद रखना हम बात करें किसका, फीमेल प्रो न्यूक्लियाई प्लस मेल प्रो न्यूक्लियाई, ये क्या हुए, आपस में मिले, और आपस में मिले तो हम बात कर सब, ये प्रो न्यूक्लियाई कैसा था, हैप्लॉइड, ये प्री न्यूक्लियाई कैसा था, हैप्लॉइड, ये आपस में मिले क्या हो गया, डिप्लॉइड, और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। एक चीज़ याद रखना कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फीमेल के किसमें, फैलोपियन ट्यूब में जो ओव्यूम आता है या जो संरचना उत्सर्जित की जाती है किसके थ्रू, ओव्यूम के थ्रू, वो संरचना क्या होती है बताओ। मैं प्रश्न पूछूं कि मानव मादा के द्वारा या मानव मादा के ओवेरी द्वारा ओव्यूम की कौन सी अवस्था उत्सर्जित होती है, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं साहब, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। और सेकेंडरी oocyte में हमने क्या पढ़ा था कि सेकेंडरी oocyte उत्सर्जित हुई, और ये सेकेंडरी oocyte है, इसमें कौन सा, मियोसिस सेकंड, और मियोसिस सेकंड की कौन सी, मेटाफेज अवस्था पर जाकर ये अरेस्ट हो गई थी।
यानी मेटाफेज अवस्था पर जाकर ये रुक गई थी और मेटाफेज अवस्था में प्रवेश की हुई सेकेंडरी oocyte का उत्सर्जित कर दिया गया, उत्सर्जन किया गया। अब यहाँ देखो कि जब ये स्पर्म इस पर पहुँचता है, यानी ये स्पर्म जब इसको पेनिट्रेट करके इसके अंदर पहुंचता है और इसके अंदर पहुंचकर इसको अपना सेंट्रियोल देता है, तब जाके ये सेकेंडरी oocyte है ना, ये अपना मियोसिस सेकेंड है वो कंप्लीट कर लेती है। कंप्लीट कर ली और कंप्लीट करने के बाद ध्यान रखना, अब ये कंप्लीट किस में, एग में कन्वर्ट होता है, एग या ओव्यूम। इसका मतलब कि मानव मादा में मियोसिस सेकंड कंप्लीट स्टार्ट तो हो जाता है कहाँ, ओवेरी में ही, लेकिन कंप्लीट कहाँ जाके होता है, फैलोपियन ट्यूब में। किसके बाद, निषेचन के बाद। कब, जब स्पर्म इसको प्राप्त होता है, स्पर्म का सेंट्रियोल इसको प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो यहाँ तक अपन ने क्या किया, बात की। ठीक है, तो अब इन प्रोसेस के बारे में हम क्या करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अब विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात केवल किसकी करेंगे, अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स की बात करते हैं। देखो अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स की बात करें तो इसमें पहले हम दो एक बातें पढ़ेंगे। क्या, नंबर एक, अगर हम बात करें ह्यूमन फीमेल की, तो ह्यूमन फीमेल में कौन सा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरा बात, इनमें क्या होता है सर, इंसेमिनेशन। ठीक है, और इनमें इंसेमिनेशन के दौरान लगभग कितना, 3 से 5 ml या 3 से 4 ml भी बोल सकते हैं, क्या, सीमन क्या किया जाता है, इजैकुलेट किया जाता है। कहाँ, फीमेल की वजाइना में। कितना, 3 से 5 ml सीमन क्या किया गया, इजैकुलेट किया गया। दूसरी बात देखो कि ये जो 3 से 5 ml सीमन इजैकुलेट किया गया, इसमें स्पर्म काउंट कितनी होती है, इसमें स्पर्म काउंट होती है लगभग 300 से 400 मिलियन स्पर्म एक बार में इजैकुलेट किए जाते हैं साहब। कितने, 300 से 400 मिलियन स्पर्म क्या किए गए, इजैकुलेट। बेटा याद रखना, एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है इसको, क्लियर। और एनसीईआरटी में प्रॉपर क्या किया गया है, 300 मिलियन स्पर्म क्या किए जाते हैं, इजैकुलेट। ठीक है भाई, लगभग 3 से 5 ml सीमन इजैकुलेट किया गया और 1 ml सीमन में लगभग 1 यानी 22 यानी 20 से 120 मिलियन क्या पाए जाते हैं, स्पर्म पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे लगा लो 3 से 5 ml है, तो इसमें लगभग कितने, 300 से 400 मिलियन क्या पाए जाएंगे, स्पर्म। ठीक है, दूसरी बात देखो, ये जो स्पर्म होते हैं 300 से 400 मिलियन, इन 300 से 400 मिलियन स्पर्म में से लगभग कितने, 100 से 500, 100 से यानी 100 से 500 स्पर्म कहां तक पहुंच पाते हैं, फर्टिलाइजेशन पैलेस तक पहुंच पाते हैं। अब क्वेश्चन आता है सर फर्टिलाइजेशन पैलेस कौन होता है, तो बेटा फर्टिलाइजेशन पैलेस में मैं पहले भी बता चुका था, मेनली कौन सा ऑप्शन आता है तुम्हारा, एम्प्यूला आता है, एम्प्यूलरी रीजन होता है। ठीक है ना, हाँ। अच्छा, अपन कुछ बुक्स में पढ़ोगे एम्प्यूलरी एंड इस्थमस जंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऑप्शन होता है तो वो, बाकी प्रॉपर मेनली क्या होगा, एम्प्यूला ही आएगा। ठीक है ना, फैलोपियन ट्यूब का कौन सा, एम्प्यूला। अब एम्प्यूला तक कितने, 100 से 500 स्पर्म ही पहुंच पाते हैं। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। दूसरा, तुम कहोगे सर इतने ही कैसे, तो देखो एक चीज याद रखना, हमने पहले ही बताया था कि जो वेजिनल पथ होता है, ठीक है, या योनि मार्ग होता है, वो कैसा होता है साहब, एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, पहली बात। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा वेजिनल पथ, अब एक तो वेजिनल पथ की एसिडिटी,
ठीक है ना। उसके अलावा हम बात करें कि कुछ क्या पाई जाती हैं, फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, ठीक है। कुछ विशेष भाई नया क्या होता है, माहौल होता है, तो टेम्परेचर, ये फैक्टर होते हैं कि इन यानी जैसे अम्लीयता है, कुछ फैगोसाइटिक सेल्स के द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, डैमेज कर दिए जाते हैं। कुछ में ऊर्जा नहीं होती इतनी कि वो वहाँ तक पहुँच पाएँ। इसका मतलब याद रखना कि 300 से 400 मिलियन जो स्पर्म होते हैं, उन स्पर्म में से केवल जो सबसे अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं एकदम फ्रेश होते हैं, ठीक है ना, हम कह सकते हैं साहब क्या, अत्यधिक सक्षम एवं योग्य स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, वही कहाँ तक पहुँच पाते हैं सब, वही अंडाणु तक पहुंच पाते हैं। मान लो ये अपने पास अंडाणु है, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते स्पर्म की संख्या लगातार क्या होती चली जाती है, घटती चली जाती है, ठीक है ना। ये हो गया, ध्यान रखना। अब अगली बात कर लेते हैं अपन, क्या कि जो हमने कहा था ना कि भाई क्या जो अपने सेमिनल वेसिकल होता है शुक्राशय, उसके द्वारा और प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है, उससे मिलकर क्या होता है सब, सीमेन बनता है, ठीक है। अब इस सीमन में स्पर्म, इस सीमन में क्या, स्पर्म, और स्पर्म की क्या स्पीड लगभग कितनी होती है, 104 1 से 4 mm प्रति मिनट होती है, ठीक है। क्या हुआ कि अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स में हमने बात की, तो वो सब ह्यूमन फीमेल में क्या इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इसका मतलब कि मेल है वो अपने पेनिस द्वारा क्या करेगा, इंसेमिनेशन करता है। लगभग कितना सीमन इजैकुलेट करता है, 305 ml सीमन इजैकुलेट करता है, जिसमें स्पर्म काउंट कितनी होती है, 300 से 400 मिलियन होता है। और इन 300 से 400 मिलियन शुक्राणुओं में से केवल 100 से 500 स्पर्म ही कहाँ तक पहुँच पाते हैं, ओव्यूम तक पहुंच पाते हैं। इसका रीज़न होता है कि कुछ स्पर्म होते हैं वो दुर्बल टाइप के होते हैं, वो रास्ते में ही ख़त्म हो जाते हैं। उनमें से कुछ को क्या किया जाता है, वेजाइना के अंदर, या अपन कह सकते हैं उन वो फैलोपियन ट्यूब, उनमें क्या होता है फैगोसाइटिक सेल्स, उनके द्वारा भक्षण कर लिया जाता है। कुछ अधिकांशतः वेजाइना और वेजाइना की जो अम्लीयता है उसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, वक्षित कर दिया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात हमने बात की, सीमन में जो स्पर्म होते हैं उनकी स्पीड 1 से 4 mm होती है। यानी अगर अपन बात करें सब, क्या हम बात करते हैं कि ये फैलोपियन ट्यूब है और यहाँ क्या रखा हुआ है, ओव्यूम। अब इन स्पर्म को क्या होगा, इस ओव्यूम तक पहुँचना है। अब तुम्हें पता है इनकी स्पीड बढ़ाने में किसकी जिम्मेदारी होती है मुख्य, देखो याद रखना कि इसमें क्या होगा कि यूटेरस, और यूटेरस में क्या पैदा होता है, कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन पैदा होते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि सीमन होता है और हमारे सीमन में क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाए जाते हैं। मैंने बताया ना सेमिनल फ्लूइड होता है, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन पाया जाता है। और जैसे ही सीमन यहाँ पहुँचता है, प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण यूटेरस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन पैदा होते हैं, संकुचन पैदा होते हैं। और उन संकुचनों के कारण क्या होता है, इनकी स्पीड बढ़ती है, ठीक है ना। स्पीड बढ़ाने का रीज़न ये होता है कि सब इनको रास्ते में न्यूट्रिशन वगैरह मिल नहीं पा रहे, एसिडिटी वगैरह, यानी एक तरह से इनकी सुरक्षा करते हुए इनको कहाँ पहुँचाना है, यहाँ तक पहुँचाना है। दूसरा फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब में जैसे ये आते हैं ना, याद रखना इसके अंदर क्रमाकुंचन होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती हैं। कैसी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। देखो क्रमाकुंचन, और क्रमाकुंचन का मतलब होता है एक तरह से तरंग। भाई हम बात करें जैसे यहाँ से ये लहर, अब ये लहर होंगी इस तरह की, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस स्पर्म की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इसकी गति, या हम कह सकें ओव्यूम तक स्पर्म को पहुंचाने में किसका योगदान होता है, गर्भाशयी संकुचनों का और फैलोपियन ट्यूब में पाई जाने वाली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, या इनको क्रमाकुंचन गतियां कहते हैं, इनका मुख्य योगदान होता है, ठीक है। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। अब अपन प्रॉपर इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, कि किस तरह से क्या होगा,
इनमें एप्रोक्सीमेशन या युग्मकों का समागम होता है।